Dear viewers, Assalamu alaikum. As you know, we are going through the chapter that is man-made disaster. और इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था इसमें फायर का वो हमने कंप्लीट किया हुआ है। और इसमें जो हमारा सेकंड टॉपिक रहता है दैट इज़ environmental degradation and its causes. So today we are discussing what is environmental degradation and its causes. environmental degradation हम किसको कहते हैं और इसके क्या क्या कारण हैं, किसकी वजह से, क्या कॉजेज़ है इसके जिसकी वजह से ये environmental degradation होता है. दिस इज़ अगेन वन मैन मेड डिज़ास्टर, environmental degradation. जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने कभी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, रेडियो में आप सुनते हैं या टेलीविज़न में या कहीं पे बैठे डिस्कशंस होते हैं कि कैसे हमारे जितने भी हमारे रिवर बॉडीज़ हैं किस तरह से वो ख़त्म हो चुके हैं, या हमारे जो वाटर लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल किस तरह से वो दिन पे दिन घटता जा रहा है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो बेसिक नीड है, जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे पास है दैट इज़ वाटर. तो ये वाटर किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है या किस तरह से इसको पोल्यूट किया जाता है और इसकी लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाती है. तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे, चूँकि वी आर ऑल लिविंग इन द विलेज, इफ़ वी सी कि हम अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो किस तरह से जो हमारे पेड़ होते हैं किस तरह से उनका कटाव होता है, किस तरह से उनको गिराया जाता है, या तो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए या तो रोड्स निकालने के लिए. तो हर या अगर आप कभी कभार अपनी प्लांटेशन, अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आप लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप फॉरेस्टर्स को यानी डिफॉरेस्टेशन करते हो, फॉरेस्टर्स को कट डाउन करते हो. तो नतीजा यह है कि किस तरह से हम जितने भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं हम किस तरह से उनको डिटोरेट करते हैं, किस तरह से उनको हम धीरे धीरे ख़त्म करते हैं, किस तरह से उनको हम धीरे धीरे उनमें गिरावट लाते हैं. इसी तरह से जैसे कि पोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, एयर पोल्यूशन है जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक जहरीला गैस है जो इस एयर पोल्यूशन की वजह से निकलता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो एयर पोल्यूशन की वजह से होता है ये तो या तो व्हीकल एमिशन से होता है या जितने भी हमारे पास जो हार्मफुल फैक्ट्रीज़ हैं या कुछ और हैं वो किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर को या हमारे जो एयर है किस तरह से उस एयर को वो पोल्यूट करते हैं. तो गोया मेरा कहने का मतलब है कि पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किस तरह से डिटेरिएट होता है. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि या तो हम हमारे एनवायरनमेंट में वाटर भी आता, वाटर बॉडीज़ आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एयर भी आता है यानी एटमॉस्फेयर वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं. तो किस तरह से हम लोग यानी एक इंसान ही किस तरह से इन चीज़ों का कारण बनता है और किस तरह से इंसान ही खुद इन चीज़ों को डिटोरेट करता है. चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले हमें समझना है कि हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन की. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय द एनवायरनमेंट. तो हमें सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, हम एनवायरनमेंट किसको कहते हैं. देखिए आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी रिसोर्सेज हैं, वट एवर इज़ अराउंड अस, तो जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं उसको हम एनवायरनमेंट ही कहते हैं. क्योंकि पूरा जितने भी हमारे सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं. कॉमनली हम एनवायरनमेंट उस चीज़ को कहते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स को एनवायरनमेंट कहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं. सो एनवायरनमेंट में हर कोई चीज़ एनवायरनमेंट में यानी एनवायरनमेंट जो है इट डिनोट्स ऑल द एलिमेंट्स, processes and conditions around us
along with their interrelationships. सो कॉमनली हम इन्वायरमेंट को जब डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं जो भी हमारी सराउंडिंग है उसको हम जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट इट डिनोट्स ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी हमारे इर्द गिर्द हैं, चाहे कोई प्रोसेस हमारे जो हमारी सराउंडिंग में कोई प्रोसेस होती है या जितने भी कंडीशंस हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, और इनकी जो इंटर रिलेशनशिप, जो इनके दरमियान जो रिश्ता है, इनके इन कंडीशंस के दरमियान या इन प्रोसेस के दरमियान या इन एलिमेंट्स के दरमियान, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इर्द गिर्द जब हम बाहर अपने खिड़की से या स्कूल के अहाते में देखेंगे तो वहाँ पे कोई पेड़ है, कोई पानी का चश्मा है, या कोई नदी है, या हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, तो इस सारे सिस्टम को जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितने भी कंडीशंस हैं, चाहे वो बायोटिक कंडीशन है या एबायोटिक कंडीशन है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो एज यू नो कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, चाहे वाटर है, चाहे सॉइल है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, या एयर है, या पेट्रोलियम है, या ट्रीज़ है, कोल है, तो ये जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उनको इस तरह से एग्जॉस्ट करते हैं, हम इस तरह से इनको ख़त्म करते हैं कि हम आने वाले जो हमारी जनरेशन्स हैं, तो आने वाली जनरेशन्स का हम ख्याल नहीं रखते हैं। तो हमारे आने वाले जनरेशन्स का हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसीलिए जो एक कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के तहत ये कहा जाता है कि आप जितने भी आप रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करते हैं, व्हेन वी यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर जनरेशन्स आर देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें सोचना है जो आने वाली जनरेशन्स हैं। बट हम क्या करते हैं, वी आर केयरलेसली इंटरफेयरिंग विद द इकोसिस्टम एंड वी आर डिलिबरेटली killing wild animals, we are polluting the environment, we are polluting the air, we are polluting the water, और जितने भी हम ये इस पूरे इन्वायरमेंट में जितना भी हम नुकसान करते हैं, जितने भी हम इसको डिटोरिएट करते हैं, तो जितना ये इन्वायरमेंट डिटोरिएट होता है, जितने इसमें गिरावट आती है, जितना ये पोल्यूट होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन। So we can define environmental degradation, हम कहेंगे it is the process by which the environment that is, जैसे आपको पता है लैंड है, वाटर है, सॉइल और एयर है, ये जितना भी है, so we are defining the environmental degradation. It is a process by which the environment that is land, water, air is progressively contaminated, overexploited and destroyed. So dear students, we are defining the environmental degradation as a process by which the environment, that is air, water and land, is progressively contaminated, overexploited and destroyed. तो इसका मतलब क्या है कि हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक ऐसी अमल को कहते हैं, एक ऐसी प्रोसेस को कहते हैं जिसके ज़रिए हमारा जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो एयर है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो वाटर है, उसको हम या तो कंटेमिनेट करेंगे, गंदगी उसमें फैलाएंगे, उसको हद से ज़्यादा कंटेमिनेट करेंगे, गंदा करेंगे, या उसको ओवर एक्सप्लॉइटेड करेंगे, यानी उसका बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे विदाउट टेकिंग केयर ऑफ़ द फ्यूचर जनरेशन, या हम उसको बिल्कुल ही तबाह करेंगे। तो ये पूरी डेफिनेशन जो है, यानी इट इज़ दैट प्रोसेस बाय विच द एनवायरनमेंट दैट इज़ एयर, वाटर एंड लैंड is progressively contaminated, overexploited and destroyed. So in specific terms we can say environmental degradation
it is the deterioration of the environment through depletion of resources such as air, water, soil, and forest. So we can say that. So we can say the. So we say that the environmental degradation, it is the deterioration. It is a deterioration of the environment through depletion of resources. जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं सच एज एयर है, वाटर है, सॉयल है, फॉरेस्ट्स हैं, तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन, उनमें गिरावट, उनमें कमी, या उनकी जो तबाही, उनकी डेटोरेशन या उनकी डिस्ट्रक्शन, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी डिस्ट्रक्शन, या जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उसकी एक्सटेंशन, जहाँ पे हैबिटेट्स को तबाह किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को हम खो रहे हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज को टोटली डिप्लीट किया जाता है, सो दैट द एनवायरनमेंट इज़ हर्ट, सो दैट द एनवायरनमेंट इज़ इंजर्ड, दैट इज़ कॉल्ड एज एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन। तो जहाँ तक एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या काजेज़ हैं, सो हम आप टच करेंगे व्हाट आर द कॉजेज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन। तो बहुत सारे काजेज़ हैं, कुछ मोटे मोटे काजेज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट काज जो है दैट इज़ पॉपुलेशन इंक्रीज और ग्रोइंग पॉपुलेशन और ग्रोथ इन पॉपुलेशन। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन। और जहाँ तक दूसरा काज है अर्बनाइजेशन, ये भी एक काज है। इसी तरह से चेंजिंग लाइफस्टाइल, ये भी एक कारण है। इसी तरह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसी तरह से सॉलिड वेस्ट, इसी तरह से पोल्यूशन, ये भी एक रीज़न है, या डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये भी एक रीज़न है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट काजेज़ विच आर रेस्पॉन्सिबल। ये ऐसे कुछ काजेज़ हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट काज जो है, जो दैट इज़ पॉपुलेशन इंक्रीज और पॉपुलेशन ग्रोथ, या जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो एज यू नो द पॉपुलेशन इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री एंड इट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट। और जहाँ तक दूसरे साइड से हम देखेंगे, देखिए हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज ओवर्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज रिवर्स। तो हर कॉइन के दो साइड, इसी तरह से जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, इसके भी दो साइड्स हैं। यानी एक साइड में हम देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है इट इज़ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स उसकी पॉपुलेशन होती है, और जितने भी डेवलपमेंट है इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट। ऑन द अदर साइड जहाँ पे हम देखेंगे तो यही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन का एक इम्पॉर्टेंट काज है, एक मेजर काज है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम कहेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए जब आबादी बढ़ जाती है तो उनके लिए हमें उनके लिए घर देखना हो, जितने भी बेसिक नीड्स हैं उनके लिए घर, उनके लिए क्लोथ्स, उनके लिए फूड, तो ये कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर, इसका असर डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे पड़ता है, इसका असर डायरेक्टली फॉरेस्ट्स पे पड़ता है। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि जब फॉरेस्ट कट डाउन हो जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन होती है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट निकलता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, और ज़्यादा से डेवलपमेंट की वजह से यानी आप इस एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं।
तो जितना भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उससे ज़्यादा उस पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से उस लैंड पे, वहाँ के एनवायरनमेंट पे ज़्यादा असर पड़ सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन। तो दूसरा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज़ कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स कि शहरियत जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मूव करते हैं, यानी टाउन्स में, सिटीज़ में या मेगा सिटीज़ में अपने रोज़गार कमाने के लिए रूरल एरियाज से वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज़। and this movement of the people from the urban area, from the rural area to the urban area for their livelihood, it has led to the unplanned and rapid expansion of cities, creating enormous pressure on the infrastructure facilities. तो अगर हम किसी सिटी में रहते हैं और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से प्रेशर्स बढ़ता है फॉर द हाउसिंग, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सीवेज पे, तो अर्बन स्लम्स जो बन रहे हैं दैट है बिकम द मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूशन एंड सफ़र फ्रॉम द वर्स्ट काइंड ऑफ हाइजीनिक कंडीशन। जैसे आपको रिसेंटली हमने देखा था कि जो आज का जो वायरस है जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, तो किस तरह से वो बवेरिया एक जगह है जहाँ जो सलम एरिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सलम है, तो किस तरह से उस बवेरिया में जब हम देखते हैं तो उनकी कंडीशन, उनके मिजरेबल कंडीशन, किस तरह से वहाँ पे पोल्यूशन है, किस तरह से उन्होंने जो नेचुरल रिसोर्स हैं जो अल्लाह ने हमें कुदरत की तरफ से जो रिसोर्स हमें मिले हैं, किस तरह से उन पे असर पड़ा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मेजर cause which is responsible for the environmental degradation, that is urbanization। इसी तरह से changing lifestyle देखिए, जो हमारा लाइफस्टाइल है दैट हैज़ टोटली बिकम द मॉडर्नाइज्ड। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो एक ही बस में सब लोग जाते थे, एक गाड़ी आती थी, फिर उसमें 50 से 100 लोग एक ही बार चढ़ते थे एक बस में। तो आज अगर देखेंगे तो हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, कोई एक दूसरे की गाड़ी में चढ़ना नहीं चाहता है। तो इससे क्या हुआ कि लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया, मॉडर्नाइजेशन आ गई। तो इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि इन्वायरमेंट पे इसका डायरेक्ट असर पड़ा है। तो इसका टोटल डायरेक्ट असर जो पड़ा है वो इन्वायरमेंट पे पड़ा है। तो इन्वायरमेंट ही इस चेंजिंग लाइफस्टाइल से इफ़ेक्ट हो गया है। या हम इसके अलावा बाकी सारी जितने भी हमारे घर के अखराजात हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर्स है, एयर कंडीशनर्स है, कूलर्स है, तो जितने भी चीज़ें हम अपने घरों में रखते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग आल्सो। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो तबाह हो चुका है या हो रहा है। इसी तरह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी एक और काज है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे एक और काज है। देखिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, बट दिस हैज़ अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट एडवर्सली। जैसे आप देखेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज स्पेशली डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है, पहले हम खेत में यानी बेल लगाते थे, अब तो ट्रैक्टर्स हैं, अब तो वीडर्स हैं, आप थ्रेशिंग मशीन्स हैं। तो इनसे क्या है कि इनसे भी पोल्यूशन होता है, या जितने भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन हुआ है, लैंड सैलिनेशन हुआ है, अल्कनाइजेशन हुआ है, तो या लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हुआ है, तो इससे भी हमारा जो लैंड है वो पोल्यूट हुआ है। तो लैंड पोल्यूशन भी वन ऑफ द एक बहुत ही कारण है, बहुत ही रीज़न है फॉर द एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन। इसी तरह से कुछ और काजेज़ हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में एज़ यू नो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो हैं हिंदुस्तान या अपने कंट्री की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, ये तो डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जब किसी मुल्क में बढ़ती हैं तो उस इंडस्ट्रीज़ की वजह से उनका दो चीज़ों पे ज़्यादा असर पड़ता है, नेचुरल रिसोर्स लाइक फॉसिल फ्यूल, मिनरल, टिम्बर, इन सब चीज़ों पे असर पड़ता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका सीवेज निकलता है, जो इसका पोल्यूशन होता है, वो हैज़र्डस होता है और पूरे इन्वायरमेंट को तबाह करता है। इसी तरह सॉलिड वेस्ट भी एक मेजर कॉज है फॉर द
क्या कहते हैं इसको, लैंड डिग्रेडेशन का, यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। पोल्यूशन भी है या डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, दीज आर सम ऑफ द कॉजेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन। अब हमें क्या करना है, व्हाट आर द मिटिगेशन मेजर्स, व्हाट आर द मिटिगेशन मेजर्स जो हमें उठाने पड़ेंगे सो दैट दिस क्या कहते हैं इसको, ये जो है ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसको रोका जाएगा। इसको किस तरह से रोका जाएगा, व्हाट आर द मिटिगेशन मेजर्स विच वी हैव टू टेक। तो ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो हमें उठाने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो है ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किसी हद तक रुक पा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी मैं बात कर रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है दैट यू कैन एक्सरसाइज योर रिसोर्सेज। आप जितने हमारे पास रिसोर्स हैं, चाहे वाटर हैं, चाहे कोई भी रिसोर्स हमारे पास है, हम उसका उतना ही इस्तेमाल करेंगे या उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें ये इस बात का भी ख्याल रखना है, इस बात का भी अंदाज़ा रखना है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बचना चाहिए। यानी उनको ये नहीं ये हमें उनको ये नहीं सिखाना है कि उनके लिए कोई ख्वाब रहे कि जो हमारे रिसोर्सेज है उनके लिए कोई ख्वाब रहे, वो करेंगे, वो ये बात कहेंगे कि कभी कभार पानी था, कभी ये था, कभी वो था। तो इन चीज़ों को हमें उतना ही यूटिलाइज़ करना है, उतना ही यूज़ करना है सो दैट कि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी कुछ अमानत करके रखें, उनके लिए कोई कुछ रखें। यानी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो बेसिक मकसद है कि हम एक साइड में डेवलपमेंट भी करें, हम ये रुके नहीं कि हम डेवलपमेंट ही नहीं करें, लेकिन डेवलपमेंट भी हम उसी अंदाज से करें कि हमारे इन्वायरमेंट पे कोई असर ना पड़े, हमारे इन्वायरमेंट में। सो वी हैव टू यूज़ दीज रिसोर्सेज विच इज़ अवेलेबल बिफोर अस जुडिशियसली। इसको हमें जुडिशियसली यूज़ करना है, इसको हमें एक जुडिशियस मैनर में यूज़ करना है कि सो दैट समथिंग शुड बी लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो इसी तरह से हमारे पास एक और मिटिगेशन मेजर है जो जिसको हम कहते हैं पोल्यूशन कंट्रोल। तो हम पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं, यानी हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं कि हम पुरानी गाड़ियों का यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी गाड़ियों में CNGs अदर ऐसे फ्यूल्स यूज़ करेंगे विच आर लेस हार्मफुल, जो कम यानी धुआं छोड़े, बाहर छोड़े कम। यानी अपनी जो हमारे मकान पे जो चिमनी होती है उस चिमनी को हम उसकी ऊंचाई थोड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन हमारा जितना भी धुआं है उसको चेक करेंगे, ज़्यादा धुआं ना जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन ना हो जाए। इसी तरह से हम वाटर्स को, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ है उनको पोल्यूट ना करें। हम जो हमारा डिस्पोजल है, जो हमारा जो घर से वेस्ट निकलता है उसको नदी नालों में ना फेंकें सो दैट दीज वाटर बॉडीज़ आर प्रोटेक्टेड। और हम बहुत सारे चीज़ों से इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह से तीसरा इम्पोर्टेंट जो है कि जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ है और जो हमारे पास प्लांट्स हैं, तो वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स उनको हम प्रोटेक्ट करें। बहुत सारे जूज़ बनाने की जूज़ बनाने की ज़रूरत है, इकोसिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है, और हमारे पास जो बायोस्फीयर रिजर्वायर्स है उनको बनाने की ज़रूरत है सो दैट दीज वाइल्ड एनिमल्स एंड दीज प्लांट्स में बी प्रोटेक्टेड सो दैट देयर इज़ एन इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ये कहीं पे डिस्टर्ब ना हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट मिटिगेशन मेजर जो है दैट इज़ प्लांटेशन, या जिसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं सो दैट कि एनवायरनमेंट भी बचे, और ये पेड़ जितना भी पोल्यूशन हो जाएगा उस पोल्यूशन को ये कंट्रोल कर सकेंगे, और एक इकोलॉजिकल बैलेंस भी इससे हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन जो ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरत है वो ऑक्सीजन भी साफ़ और शफाफ मिले, और पोल्यूशन भी ज़्यादा ना हो जाए। सो दीज आर सम मिटिगेशन मेजर्स विच वी आर डिस्कसिंग दिस टाइम। और इसी के साथ जो हमारा दूसरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मैन मेड डिज़ास्टर है, तो इट कम्स टू एन एंड। हैव ए नाइस डे हेड। थैंक यू वेरी मच।